आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे सर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई हिस्सों को जोड़कर एक बहुत बड़ी चादर बनाई। उस चादर को समर्पित कर दिया, हैंडओवर कर दिया देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। उन्होंने अपने बहुत खूबसूरत अंदाज में उस पर एक रंग चढ़ाया और उस रंग को चढ़ाकर समर्पित कर दिया, हैंडओवर कर दिया आगे बेचने के लिए मीडिया को, मीडिया चैनल को, प्रिंट मीडिया को। उस मीडिया ने अपनी लालच रूपी एम्ब्रॉयडरी से उस चादर को सजाया और सजाने के बाद ये बताने की लगातार कोशिश की गई कि ये विशेष आर्थिक राहत पैकेज है, लेकिन ये नहीं बताने की कोशिश की कि वास्तविकता में वो आर्थिक पैकेज नहीं, राहत पैकेज नहीं, वो कर्ज पैकेज था। और बार बार इस चीज़ पे बहस से डिबेटें कर रहे हैं कि नहीं, ये एक राहत पैकेज है, जबकि आप जानते हैं ये मात्र एक कर्ज पैकेज है जो कर्ज दिया जा रहा है किसानों को, मज़दूरों को। और जैसे ही मीडिया ने इसकी ब्रांडिंग करके इसको बेचने के लिए बाज़ार में उतारा, तो उस समय मज़दूरों का पसीना और गरीबों की आंखें आंसू जैसे ही इस आर्थिक पैकेज रूपी चादर में पड़े, तो वो चादर अपने वास्तविक रूप में आ गई। दोस्तों, सच्चाई यही है कि ये आर्थिक पैकेज राहत पैकेज नहीं है, ये एक कर्ज पैकेज है। विस्तार से आपको बताऊंगा इस विषय में, ताकि हम लोग मुकाबला कर सकें उन लोगों का जो सोशल मीडिया पे बहस करते हैं और परेशान होने पर वो आपसे क्वेश्चन कर बैठते हैं, बताइए एमएससीएम को कितना पैसा दिया। वो हम लोगों को पता नहीं होता, हम लोगों को चुप रहना पड़ता है। उन्हीं सब चीज़ों को कोशिश करूँगा आपसे साझा करने की और समझाना चाहूँगा बहुत कम शब्दों में, आसान शब्दों में, कि किसको क्या राहत मिली इस राहत पैकेज या कर्ज पैकेज में। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण है, इससे समझ सकते हैं हम इस पैकेज के बारे में। एक बार एक किसान का घर बाढ़ में बह गया। किसान पहुंचा अपने मालिक के पास, नामी गिरामी मालिक के पास, कि साहब मेरा ऐसा मकान गिर गया है। मालिक ने किसान के सिर पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के उसको आश्वासन दिया, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन बाद उस मालिक ने उस किसान को एक पत्र थमाया। पत्र में साफ इंगित था, साफ लिखा था कि आपको हम कुछ एडवांस नहीं दे रहे, आपको हम लोन नहीं दे, वो आपकी मदद नहीं कर रहे, आपको हम कुछ लोन दे रहे हैं जिसको आपको 4 साल तक अपनी सैलरी में से चुकाना होगा, मैं ब्याज के। शायद कुछ इसी तरह खेल किया है सरकार ने किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ, उद्योगों के साथ और सभी उन लोगों के साथ जो परेशान थे, पीड़ित थे इस कोरोना महामारी से। साथियों, जहां पर अमेरिका ने 13% अपनी जीडीपी का राहत पैकेज के रूप में घोषित किया है, वहीं स्वीडन ने 12% अपनी जीडीपी का घोषित किया है, और वहीं सबसे अधिक कम जनसंख्या वाले जापान ने 21.2% अपनी जीडीपी का राहत पैकेज के रूप में दिया है। लेकिन उनके यहाँ राहत पैकेज का में शामिल होती है नकदी, लिक्विडिटी, यानी तरलता। इसी के बिहाफ पर, इसी के आधार पर मार्केट में पैसा पहुंचता है, और जब गरीब लोगों के पास, आम जनता के पास, मध्यम वर्ग के पास पैसा होगा, तभी वो ख़रीदारी करेगी, तभी सामान बिकेंगे, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो लोकल हो। इसी श्रृंखला में हमारे देश की कुल जीडीपी 200 लाख करोड़ है, उसका 10% हुआ 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का पैकेज हमें दिया गया है। इसमें खास बात यह है, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 8 लाख करोड़ का पैकेज जो शामिल किया गया है, वो आज से 2 महीने पहले, लगभग कोरोना के काल से पहले, लगभग फरवरी में वो घोषित कर दिया था आरबीआई ने, जिसको सरकार ने अब इसी राहत पैकेज में शामिल कर लिया है, जो कि गलत है। केवल राहत पैकेज को बड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए उस 8 लाख करोड़ को, जो आरबीआई पहले ही सैंक्शन कर चुकी थी, क्योंकि पहले आर्थिक मंदी थी, उस मंदी पर सबका ध्यान था, कोरोना पर ध्यान नहीं था। उस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई ने ये 8 लाख करोड़ का पैकेज एक दिया था सरकार को, जिसके माध्यम से पैसा पहुंचना था बाज़ार में, और अब सरकार ने उसको भी उसी पैकेज में शामिल कर लिया है, राहत पैकेज में, अपना राहत पैकेज बड़ा मजबूत करने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन ये सरासर गलत है। इस 8 लाख करोड़ की कहानी आपको बताऊंगा मैं अपने अगले एपिसोड में। पहले बात करते हैं 20 में से 8 लाख करोड़ घटा के 12 लाख करोड़ का क्या हुआ, यानी कि कुल जीडीपी का 4%, 8 लाख करोड़ का हिसाब हम बाद में देंगे। वो सरकार ने भी आपको नहीं दिया होगा, ना ही दे पाएगी। वो 8 लाख करोड़ के अलावा 12 लाख करोड़ का हिसाब सरकार आपको दे रही है, बता रही है कि हमने ये प्रावधान किए हैं।
उस 8 लाख करोड़ की वास्तविक कहानी आपको बताऊंगा, शायद आप चौंक जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने इस राहत बनाम कर्ज पैकेज के बारे में। आइए साथियों, इस राहत पैकेज को हम 10 बिंदु के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु हमारा MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको लघु कुटीर मध्यम उपक्रम बोला जाता है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में अगर हम समझें आपको समझाने के लिए, तो जिस कंपनी या व्यवसाय का टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है उसको हम माइक्रो एंटरप्राइजेज कहते हैं, यानी कि लघु उद्योग कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका स्मॉल कुटीर उद्योग, जिस बिजनेस या कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे होता है वो श्रेणी में आते हैं। तीसरा आता है मध्यम यानी कि मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेज, जिस कंपनी या बिजनेस का टर्नओवर प्रति वर्ष 100 करोड़ से कम हो तो उसको हम मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं। चारों शब्द मिला के ये बनता है MSME एंटरप्राइजेज। साथियों, सरकार ने इस उद्योग के लिए 3 लाख करोड़, MSME के लिए 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज, राहत नहीं, कर्ज पैकेज, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो कर्ज पैकेज कैसे है? 3 लाख करोड़ का एंटरप्राइजेस को, MSME को कहा है कि आप हमसे लोन लीजिए 4 साल के लिए, और लोन की अवधि 4 साल तक चलेगी, लेकिन आपको पहले साल में कोई किस्त जमा नहीं करनी है। बाकी में आपको 8 से लेकर 12% के इंटरेस्ट के रूप में आपको कर्ज दिया जाएगा, और 4 साल तक आपको ये चुकानी है। पहले साल कुछ भी अमाउंट आपसे हम नहीं लेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वास्तविकता नहीं पता होता। अगर कोई आपसे कहे, कोई और आदमी आपसे कहे कि इस तरह की गवर्नमेंट ने MSME को सुविधा दी है, तो शायद आप समझेंगे कि हो सकता है कुछ फ़ायदे की चीज़ हो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उनको राहत देने के लिए इमीडिएट कुछ पैसे चाहिए था, उनको कर्ज नहीं चाहिए था। दूसरी बात, पूरी MSME इंडस्ट्री का, एंटरप्राइजेस का अभी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों पर लगभग 5 लाख करोड़ बकाया है। वो कैसे? जैसे रेलवे को MSME ने कुछ सेवाएं दी रेलवे को, उसकी पेमेंट, इस तरीके की न जाने कितनी पेमेंट है जो सरकार से MSME को लेनी है। ये कुल आंकड़ा 5 लाख करोड़ का बैठता है। तो MSME वालों को चाहिए था कि सरकार उन्हें उधार कर्जा ना देकर पहले उनका पुराना पेमेंट 5 लाख करोड़ का कर देती, उसके बाद 3 लाख करोड़ का अगर हेल्प उन्हें ज़रूरत पड़ती तो मांगते। तो कितना अच्छा होता कि MSME को अपना फंसा, जो सरकार के पास फंसा हुआ है 5 लाख करोड़, वो तुरंत वापस मिल जाता, तो उनको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हीं का पैसा उन्हीं को हम कर्ज के रूप में दे रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन मीडिया चैनल इन चीज़ों को नहीं बताता। साथियों, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है TDS और TCS। TDS उनका करता है जो लोग वेतन पाते हैं। उदाहरण आप मान लीजिए, आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो उसका 10% TDS के रूप में करता है। वो TDS मालिक काटता है और मालिक सरकार के खाते में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देता है आपके बिहाफ पे। फिर आप रिटर्न फाइल जब करते हैं, तो अगर आपका इनकम टैक्स फालतू बैठता है तो आपको वापस दे देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कम बैठता है तो आपको जमा करना पड़ेगा अपनी ITR में। पहले वो करता था 1,000 रुपया, यानी कि सैलरी का 10%, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 रुपये। अब सरकार वो काटेगी 750 रुपये। 250 रुपये आपको वो अभी नहीं कटेंगे, जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे मार्च में, अप्रैल में, आपको तब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करने हैं। यानी कि जो एडवांस टैक्स आपका जमा हुआ करता था, अब वो एडवांस नहीं होगा। सरकार आपसे पहले एडवांस TDS के रूप में लेती थी, अब वो पैसा आपको इनकम टैक्स फाइल करने के बाद जमा करना पड़ेगा। करना आपको ही पड़ेगा। इसमें केवल टाइम का थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई राहत नहीं है। इस तरह TCS होता है। TCS होता है सैलरी से अतिरिक्त व्यवसाय करने वाले। उदाहरण के लिए शराब की दुकानों का जो व्यवसाय होता है, उसका TDS नहीं करता, उसका TCS करता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो साहब, इसमें भी कोई राहत वाली बात नहीं है, थोड़ी छूट दी गई है। अब नहीं देना, बाद में देना है, देना आपको ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रियल इस्टेट की, कि रियल इस्टेट को सरकार ने क्या दिया। सच बताऊं तो रियल इस्टेट को सरकार ने इस लायक भी नहीं समझा कि उनको कर्ज भी दिया जा सके। उनको कुछ नहीं मिला है, उनको सिर्फ मिला है तो तारीख
पे तारीख, यानी कि उनको समय मिल गया है। समय किस लिए मिला है वो आपको बता देता हूँ मैं। दोस्तों ये बातें सब इसलिए बता रहा हूँ मैं कि सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ, फेसबुक पर देखता रहता हूँ, आपस में दो विचारधाराओं का युद्ध होता है। हो सकता है कोई कांग्रेस वाला हो, कोई सपा वाला हो, कोई भाजपा वाला हो, तो उसमें कुछ लोगों को इन बारीकियों का पता होता है। वो आपके अज्ञान के ऊपर अपना ज्ञान पेल कर आपको चुप कर देते हैं। जैसे किसी से बहस हो रही है, अगले वाला आदमी कहेगा कि नहीं तुमको नहीं पता कि रियल इस्टेट वाले को कितना फ़ायदा सरकार ने दिया है इस पैकेज में। अब अगले को नहीं पता, वो चुप हो जाता है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए ताकि आपको कोई पेल ना सके। एक एक्ट है रेरा एक्ट, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। इसमें एक चीज़ डाली गई है, इसकी एक धारा में, एक सेक्शन में, कि बिल्डर अपने जिनको उसको कब्जे देने हैं उसकी लिमिट तय करेगा कि 2 साल में 3 साल में आप इनको कब्जा दे देंगे। अगर उस दौरान कब्जा नहीं दिया जाता है तो बिल्डर किराया या इंटरेस्ट के रूप में हर्जाना देगा खरीदार को। इससे इंडस्ट्री में, रियल इस्टेट में काफ़ी चिंताएं थी कि कोरोना में काम बंद हो गया, क्या होगा। सरकार ने उसके लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है कि ठीक है, अगर आपने 2 साल का टाइम बाउंड किया है तो आपको हम 2.5 साल तक कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद से आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़ेगी खरीदार को। ये केवल उनको इतनी छूट मिली है। इससे बेहतर होता उनको कुछ कर्जा दिया जाता। इनको कर्जे की वास्तव में ज़रूरत थी, इनको कुछ कर्जा दिया जाता कि आप अपने प्रोजेक्ट पूरे कीजिए और जल्दी से हैंड ओवर कीजिए। उससे मजदूरों को काम मिलता, लिक्विडिटी बढ़ती बाज़ार में, और कई घरों के चूल्हे जलते साथियों। और ये जो अप्रवासी मजदूर इधर से शिफ्ट हो रहे हैं उनको रोकने में हम कामयाब होते हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं चौथा पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा अहम है। आपके लिए भी शायद अहम है, मेरे लिए भी अहम है, शायद सभी के लिए अहम है। चौथा साथियों ये है किसान के लिए। किसान के लिए आखिर क्या किया गया। किसान को 30,000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया है। देश के 12 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ का एक कर्ज पैकेज दिया गया है। कर्ज पैकेज दिया गया है, कर्ज, ध्यान रखिए, कर्ज पैकेज, सहायता नहीं है, कर्ज पैकेज दिया गया है। उसमें आप 30,000 करोड़ को 12 करोड़ में अगर बांटेंगे तो सब पर 2500 रुपये का कर्ज आएगा। 2500 रुपये का कर्ज में किसान क्या अपनी भरपाई करेगा, क्या अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा किसानों को दिया गया है एक कर्ज और, वो है किसान क्रेडिट कार्ड। 3 करोड़ से भी ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड पहले बने हुए हैं, अभी 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने और बोल दिया है। अब ये नहीं समझ में आता कि जिनके किसान क्रेडिट कार्ड पहले बने हुए हैं वही दूसरा बनवाएंगे या नहीं, या किस तरह से ये योजना लागू की जाएगी, क्रियान्वित की जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, ये राहत पैकेज नहीं था, ये भी कर्ज पैकेज ही है। किसानों को कर्जदार बनाने का, किसानों को ब्याज कमाने का जरिया बनाने का। दोस्तों छठा बिंदु है हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसान के बाद, या किसान के समतुल्य ही कहिए, वो है अप्रवासी मजदूर। वो मजदूर जो अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए गए हुए थे, उनको क्या मिला? उनको मिला फिर वही झुनझुना। जी हाँ साथियों, उनके लिए, प्रवासी मजदूर के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि हम आपको बिना राशन कार्ड के, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, हम आपको अनाज देंगे। और साथ ही देखिए किस तरह मजाक उड़ाया गया इस योजना में। एक परिवार में सपोज कीजिए 5 व्यक्ति हैं, वो महाराष्ट्र में रहता है, बिहार का रहने वाला है। उन 5 व्यक्तियों का पालन करने वाला उनका पिता, यानी 4 उसके परिवार के सदस्य हैं। तो सरकार के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को, यानी 5 आदमियों को 5-5 किलो चावल या गेहूं मिलेगा। मान लेते हैं चावल ही मिलेगा, तो 5 आदमियों को 25 किलो महीने का चावल हो गया। और साथियों उस एक परिवार को साथ में चना भी सरकार दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क। कितना? प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना, चाहे उस परिवार में 8 हों या 5 हों या 2 बंदे हों, पूरे परिवार को 1 किलो 1 महीने चना, और एक आदमी को, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो या तो गेहूं या चावल। 5 आदमी हुए, 25 किलो चावल मिल गया और 1 किलो उन्हें चना मिल गया। और साथियों जिस एक आदमी को 5 किलो चावल मिला है, वो जाहिर सी बात है 2 बार खाना खाएगा, सुबह और शाम। तो महीने में उसकी 60 डाइट हो गई हैं, सुबह शाम के मिलाकर 30 दिन के हिसाब से। उन 60 डाइटों को अगर आप 5 किलो यानी 5000 ग्राम को भाग करेंगे 60 से, तो प्रति डाइट चावल आएगा 83 ग्राम। आप आजमा के देखिए, आप 83 ग्राम चावल आज खा के देखिए, सोचिएगा
क्या ये कुपोषण से दूर रहने के लिए या पेट की आग बुझाने के लिए, भूख खत्म करने के लिए क्या ये 83 ग्राम काफ़ी है? इसके बाद में अगर यही आकलन हम करें चने के लिए, चना एक परिवार को 1 किलो 1 महीने में, यानी 5 परिवार को सदस्य है तो डाइट हो गई है, एक आदमी की डाइट 60, 5 आदमियों की डाइट 300। अगर हम इस 1 किलो को यानी कि 1000 ग्राम को हम 300 से डिवाइड करेंगे तो साथियों पता है कितना चना एक आदमी के हिस्से में आएगा प्रतिदिन खाना है एक समय खाने में? 3.3 ग्राम, 3.3 ग्राम। जी हाँ, ये सच्चाई है जो आप नहीं समझते, आपसे छुपाई जाती है। फिर भी साथियों अब ये दिया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनसे कहा गया है कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए और आधार कार्ड लिंक करवाइए, आपको स्लिप मिलेगी और आपको स्लिप में पीछे लिखा होगा कि आपको कैसे कैसे राशन मिलेगा। साथियों जिस आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए ये योजना है, और अगर उसके पास आधार कार्ड भी ना हुआ तो उसको ये 1 किलो चना कैसे मिलेगा, उसको ये 5 किलो चावल या गेहूँ कैसे मिलेंगे? बहुत गंभीर सोचने का विषय है। साथियों अगला बिंदु 7वां पॉइंट हम करते हैं, एक देश एक राशन कार्ड। ये योजना चलाई गई है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बिहार का मज़दूर या नागरिक महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहा है और उसको वहाँ पर राशन लेना है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बिहार की एजेंसी से ही राशन ले। वो पूरे देश में जहाँ भी है वहाँ की राशन एजेंसी से उस राशन कार्ड के आधार पर अपना राशन ले सकता है। पर साथियों एक चीज़ बताइए, अमूमन ये नहीं होता है क्या कि एक परिवार का एक बंदा नौकरी करने महाराष्ट्र चला गया, वो अपने बीवी बच्चे माँ बाप को बिहार ही छोड़ के चला गया, वो अकेला गया है महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए, परिवार को पालने के लिए। तो साथियों क्या वो राशन कार्ड अपने साथ महाराष्ट्र अपने लिए लेके जाएगा या वो राशन कार्ड अपने माँ बाप के लिए चारों जनों के लिए छोड़ के आएगा? जाहिर सी बात है वो राशन कार्ड बिहार में अपने घर ही, अपने गांव के राशन कार्ड वाले के पास से राशन लेने के लिए घर पर ही छोड़ के आएगा ताकि 4 लोगों का पेट पल सके। अब ऐसे में वो जब राशन कार्ड बिना राशन लेने जाएगा इस योजना में, इससे पहले जो योजना थी जिसमें बताया गया था बिना राशन कार्ड वालों को, तो उसके नाम तो राशन कार्ड दर्ज है लेकिन राशन कार्ड उसके पास वहाँ नहीं है। राशन कार्ड तो उसके घर में गांव में बिहार में है, तो उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है लेकिन राशन कार्ड उसके पास नहीं है। तो ऐसे में एक राशन कार्ड एक देश की योजना कैसे क्रियान्वित होगी आप बताइए। इसके बाद बात करते हैं एक बड़ा राहत पैकेज। माफ़ कीजिएगा मैं जानबूझ से कह रहा हूँ, ये राहत पैकेज नहीं है, कर्ज पैकेज है। रेहड़ी ठेली पटरी वाले, सड़क के किनारे वाले, खोमचे वाले, इन लोगों के लिए सरकार ने कर्ज की एक अनोखी स्कीम निकाल दी है। इनके लिए सरकार ने 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति रेहड़ी वाले को, ठेले वाले, खोमचे वाले को उधार देने की एक पॉलिसी दी है। उसमें 10,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे और उनसे सूक्ष्म रूप से ब्याज लिया जाएगा ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। 50 लाख लोगों को यह योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, उसी के हिसाब से इसको बजट एलोकेट किया गया है। आर्थिक पैकेज में उतना ही हिस्सा इसको दिया गया है 50 लाख लोगों को देने के लिए। साथियों 4 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में इस तरह के व्यवसायी हैं, ठेली पटरी वाले। इन 4 करोड़ में 50 लाख को ढूंढना ये शायद एक रॉकेट साइंस ही होगी। किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा इस काम को, किन लोगों को ढूंढा जाएगा? जाहिर सी बात है जो अपने क्षेत्र के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो अपने अपने सरकारों के हिसाब से अपने अपने लोगों को चुनेंगे और उनको इस लाभ का भागी बनाएंगे। ये भी सहायता नहीं, कर्ज है। देश को कर्ज मुक्त बनाने की, हर विकास को कर्ज में दबाने की, हर सहायता के ऊपर कर्ज थोपने की। साथियों अगला बिंदु हमारा आता है 9वां पॉइंट। इसका शीर्षक है शिशु लोन। जैसे शिशु लोन की बात आती है तो जहन में एक ही बात आती है कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको शिशु बोलते हैं, उनके लिए शायद ये लोन होगा। जानकर सोचकर खुशी होती है, चलो उस बारे में सरकार ने बच्चों के लिए सोचा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ वाला हिसाब होता है। शिशु लोन का मतलब छोटे लोन होते हैं 50,000 रुपये तक के। सरकार ने कहा है कि जो शिशु लोन समय से चुकाएगा उसको हम 2% की इंटरेस्ट में रिबेट देंगे, छूट देंगे।
और उस छूट को करने के लिए देने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ 15,000 करोड़ का हिस्सा पैकेज घोषित कर दिया है, यानी कि ब्याज में 2% की छूट मिलेगी, पूरी नहीं। अब आते हैं अंतिम मुद्दे पर। बड़ा शोर मचाया गया मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, कि अब मज़दूरों को मकान मिलेंगे। न्यूज़ चैनलों में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखाए गए, उनके नीचे गरीब खड़े हैं और वो उसकी तरफ ताक रहे हैं। साथ में मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है, मोदी जी हैं, बड़ा खुशनुमा माहौल लग रहा है देखने में, सच्चाई बताते हैं। जो फंड इसके लिए प्रोविज़न किया गया है वो भी भविष्य के लिए प्लानिंग है। पहले सरकार ज़मीन अधिग्रहण करेगी, उसके बाद बिल्डर चयन करेगी, बिल्डर या सरकार उसको बनाएंगे, उसके बाद किस्तों पे, आसान किस्तों पे मज़दूरों को ये मकान दिए जाएंगे। यानी कि लगभग इसमें कितना टाइम लगे अभी कोई तय नहीं है। तो इसलिए इस राहत को, जितने भी पैसा फंड दिया गया है, वो छलावा है, वो धोखा है। साथियों, ये तो 10 बिंदु थे उन 12 लाख करोड़ के जो मुख्य रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, आपको बताए गए हैं। बाकी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि 2019 फरवरी 1 को अंतरिम बजट पेश हुआ था, तो उसमें पीयूष गोयल जी ने किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये प्रति वर्ष के लिए किसानों के लिए घोषणा की थी। और उसी को इसमें जोड़कर अब, पहले वो तो देनी ही थी सरकार को, वो अब इसी बजट में, इसी पैकेज में 20 लाख करोड़ में जोड़ दी गई है, केवल इसलिए कि आपका ये आर्थिक राहत बजट बहुत मोटा हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं। साथियों, आज का विषय यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले एपिसोड में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि वो 8 लाख करोड़ कहाँ गए और वो क्यों आए थे और क्यों इस पैकेज में शामिल किए गए, तथ्यों के साथ। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आपके पास भी अगर कोई ऐसी खबर है जो अखबार में या मीडिया में आपको नहीं दिखती है, तो साथियों आप बोलिए। आप नहीं बोल सकते तो फ़ोन पे किसी को ये बात सुनाइए, और आप नहीं सुना सकते तो साथियों ये बात लिखिए, और नहीं लिख सकते तो साथियों हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें, शेयर करें। हमें इस चीज़ को करने के लिए, इन वीडियो को भेजने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, एक जज्बा मिलता है आप लोगों से। इसलिए अगर आप फेसबुक पर हैं तो विक्रांत त्यागी सर्च करके मुझे फॉलो करें, मित्र अनुरोध भेजें। और अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब में विक्रांत त्यागी सर्च करें। और अगर आप फेसबुक पर पेज पे जाते हैं तो गिद्ध मीडिया, हिंदी में गिद्ध मीडिया सर्च करें, वो पेज हमारा ही है। हमने वो पेज इसी उद्देश्य के साथ बनाया है कि गिद्ध रूपीस मीडिया को हम ये बता दें कि सोशल मीडिया इतनी मजबूत है, और सोशल मीडिया पर भी लोगों को बताया जा सकता है सच्चाई क्या है। नहीं पहुंचेगी 50 करोड़ तक, नहीं पहुंचेगी 100 करोड़ तक, नहीं पहुंचेगी 20 लाख तक। अगर 1000 लोगों तक भी मेरी बात पहुंच गई, उन लोगों ने 1000 लोगों को पहुंचाया, तो साथियों समूह अपार बढ़ता जाएगा। इनकी टीआरपी गिरने लगेगी, इनको पता चल जाएगा कि जनता जागरूक हो गई है। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस ग्रुप में हमेशा आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और अपना पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।